अब हमारा सेक्शन बी से जो अगला प्रश्न है ये है, प्रायद्वीपीय भारत को प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए प्रमुख उच्चावचों का उनकी विशेषता के आधार पर वर्णन करें। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताना है, इसके साथ ही भारत की अलग अलग उच्चावचों के बारे में भी बताना है, अर्थात भारत में किस किस प्रकार के क्षेत्र भी हैं अलग अलग। तो ये जो आंसर है इसका आंसर, इससे आपके 3-4 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो इसे एक बार समझ लीजिएगा तो आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत एक स्थित दृढ़ भूखंड के रूप में गोंडवाना लैंड का एक अभिन्न भाग था। तो पहले जो पृथ्वी है ये 2 भागों में विभक्त थी। ये पहले हो गया पेंजिया, ये वाला भूमि वाला भाग जो है ये पेंजिया, और यहाँ पे पानी वाला भाग जो है ये पैंथलासा हुआ करता था। उसके बाद ये पेंजिया जब अलग हुई 2 भागों में बटी कुछ इस प्रकार से, तो ये ऊपर वाला भाग जो है ये अंगारा और नीचे वाला भाग जो है ये गोंडवाना लैंड कहलाया। तो इसी का एक हिस्सा था हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो यहीं से प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार से टूट के इससे अलग हो जाता है। इसके बाद क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड के विभाजन के उपरांत यह भाग उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए वर्तमान स्थिति में पहुंचा है। तो ये सब मैंने पिछले प्रश्नों में भी बताया है कि कैसे करके हमारा जो भारत प्रायद्वीपीय भारत ये अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट से टकराता है और यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है। परिणामतः इसका आधार आर्कियन चट्टानों से निर्मित है तथा विवर्तनिक हलचलों जैसे कि भ्रंशन, पर्वतीकरण के कारण कई विशिष्ट उच्चावचों का निर्माण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जिन्हें भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये प्रायद्वीपीय भारत इससे टूट करके अलग हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो उससे पहले ही यहाँ पे एक भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये वाला भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लावा का निक्षेप हुआ, जिसके कारण ये वाला भाग बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गया। और जब लावा का बहाव इस साइड हुआ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि थे, ये सभी दब गए। और दबने के कारण इन क्षेत्रों में आपको बहुत ही ज़्यादा खनिज देखने को मिलेंगे, ये पठारी वाला हिस्सा में, प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा में, इन क्षेत्रों में। जैसे कि यहाँ पे हो गया छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे दंडकारय पठार, उसके बाद यहाँ पे धारवाड़ का पठार, और इसके ऊपर में ये हो गया दक्कन ट्रैप। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लावा का निक्षेप हुआ, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा, ये भाग जो है बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया। और इतना ज़्यादा मोटा होने के कारण अभी तक यहाँ पे खनन नहीं हो पाया है। तो ये जो दक्कन ट्रैप है, यहाँ पे आपको भी बहुत सारे खनिज देखने को मिलेंगे, परंतु अभी तक इसकी भूमि इतनी कठोर है कि अभी तक खनन नहीं हो पाया है। अब आगे देखते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अरावली श्रेणी को सम्मिलित करते हैं। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के समय हुआ था। तो केंद्रीय उच्च भूमि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा भारत है, ये हो गया हमारा भारत। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला, ये केंद्रीय उच्च भूमि कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले किसको शामिल करते हैं? अरावली श्रेणी को, जो कि राजस्थान में फैला हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ है? ये प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के कटक तक है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। तो इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ये गुरु शिखर है, और ये माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। और माउंट आबू पे कौन सा एक मंदिर है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अरावली श्रेणी का गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के कटक तक, कुछ इस प्रकार से गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के कटक तक। उसके बाद आगे है, इस अवशिष्ट पहाड़ी को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जरगा पहाड़ियाँ, माउंट आबू, हर्षनाथ की पहाड़ी, दिल्ली रिज। इस उच्च भूमि में दूसरी प्रमुख उच्चावचीय स्थलाकृति मालवा का पठार है, जो अरावली श्रेणी, यमुना मैदान एवं बुंदेलखंड पठार से घिरी एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है।
तो इसी अरावली पर्वत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसका अलग अलग नाम जो हो गया, ये जरगा पहाड़ी, माउंट आबू, हर्षनाथ की पहाड़ी और दिल्ली रिज, तो इन नामों से इसे जाना जाता है। और इसका दूसरा उच्चावच, ये जो स्थलाकृति है, ये मालवा का पठार है जो कुछ यहीं पे स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों। और ये जो मालवा का पठार है, ये अरावली श्रेणी, यमुना का मैदान एवं बुंदेलखंड पठार से घिरी हुई एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, जहाँ प्रायद्वीपीय की लगभग सभी चट्टानी समूहों के जमाव पाए जाते हैं। इस पठार से होकर चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि नदियाँ प्रवाहित होती है और यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी ये हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और यमुना किसकी सहायक नदी हो गई? तो ये गंगा की सहायक नदी हो गई, और इसकी सहायक नदी गंगा की यमुना, और इसकी चंबल, सिंध, केन और बेतवा। इसके बाद आगे है, इस क्षेत्र में निजीकरण, भूमि के अनियंत्रित उपयोग होने से बड़े बड़े बीहड़ क्षेत्र देखने को मिलते हैं। मालवा पठार के पूर्व में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठारों की अवस्थिति है, जो भारत के प्रमुख शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं। हालांकि खनिजों की दृष्टि से यह भारत का संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो इस क्षेत्र में भूमि का इतना ज़्यादा उपयोग हुआ और अनियंत्रित उपयोग हुआ तथा चंबल नदी के कटाव के कारण, चंबल नदी इधर से आती है और इसका इतना ज़्यादा कटाव हुआ कि यहाँ पे बीहड़ जैसे क्षेत्र बन गए। और ये बीहड़ क्या होता है? तो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ जमीन, और यह क्षेत्र शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में गिना जाता है, और यह खनिज की दृष्टि से भारत का संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो ये हो गया केंद्रीय उच्च भूमि। उसके बाद आगे है पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार किसे कहा जाता है? तो यहाँ मान लीजिए ये हो गया भारत हमारा, कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया पूर्वी पठार। और अभी हमने देखा केंद्रीय उच्च भूमि, ये वाला क्षेत्र केंद्रीय उच्च भूमि, और अब पूर्वी पठार हम देख रहे हैं। तो पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत आने वाले उच्चावच का विस्तार बघेलखंड के पूरब से मेघालय, मिकिर की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में दक्षिण गंगा के मैदान में दंडकारण्य तक विस्तृत है। इसमें सम्मिलित छोटा नागपुर पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित आर्कियन, धारवाड़ तथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क, तांबा व गोंडवाना बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक इत्यादि खनिजों की बहुलता पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में यहाँ हो गया बघेलखंड और बुंदेलखंड। इसके पूर्व से लेकर के यहाँ पे मेघालय और यहाँ मिकिर की पहाड़ियाँ, और उत्तर में यहाँ पे निम्न गंगा का मैदान, और दक्षिण में दंडकारण्य का पठार, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इन क्षेत्रों में ये पूर्वी पठार विस्तृत है, जिसमें से हमारा छोटा नागपुर का पठार ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। और ये जो रूर है, रूर प्रदेश, ये आपको जर्मनी में है, जर्मनी में मिलेगा। और यहाँ भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं रूर में, जो कि जर्मनी में स्थित है। और भारत में भी छोटा नागपुर के पठार में काफ़ी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसी कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले खनिजों में लौह अयस्क, तांबा, गोंडवाना बॉक्साइड, फिर गोंडवाना क्रम की कोयला और अभ्रक पाए जाते हैं। उसके बाद आगे है, इस पठार के दक्षिण में महानदी बेसिन का विस्तार है, जिसे छत्तीसगढ़ मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उपस्थित धारवाड़ कालीन रजहरा की पहाड़ियों से उत्तम कोटि का लौह अयस्क एवं तलचर, अंगल इत्यादि गोंडवाना तंत्र के अवसादी निक्षेपों से कोयला की प्राप्ति होती है, तथा महानदी एवं उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र मुख्यतः चावल को कृषि के लिए, यहाँ पे की हो जाएगा, चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और इस बेसिन के दक्षिण में गड़जात की पहाड़ी स्थित है, जो कि उड़ीसा में है, एवं दंडकारण्य की उच्च भूमि स्थित है। और ये दंडकारण्य का पठार जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? तो देखिए, इस पठार के दक्षिण में महानदी बेसिन का विस्तार है। तो आपको जैसा पता ही होगा कि यहाँ से महानदी गुजरती है, तो इसी के अफवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। और यहाँ पे गड़जात की पहाड़ी भी स्थित है, जो कि उड़ीसा में है, ओडिशा। और दंडकारण्य पठार जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़।
और इन क्षेत्रों में कोयला का निक्षेप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो गया पूर्वी पठार। अब हम आगे देखते हैं विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी। तो विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी, इस श्रेणी के अंतर्गत विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से बिहार के सासाराम तक उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा भारत। तो इसका विस्तार जो है गुजरात से बिहार के सासाराम तक है। ये उत्तर पूर्व दिशा में कुछ इस प्रकार से। इस पर्वतमाला की संरचना का निर्माण कोडप्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है, जिसमें बलवा पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि अवसादी चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। तो इस श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये कोडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। और इसमें कौन से चट्टानों की बहुलता पाई जाती है? तो इसमें बलवा पत्थर, चूना पत्थर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसका विस्तार जो है ये झारखंड के यहाँ पश्चिम साइड में भी है, उत्तर पश्चिम में, जहाँ की पलामू स्थित है, पलामू और गढ़वा। इसी कारण पलामू और गढ़वा यहाँ पे आपको चूना पत्थर और बलवा पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। आगे है विंध्यन श्रेणी के समांतर नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटियों के बीच सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके नीचे यहाँ पे नर्मदा नदी गुजरती है और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसी के नीचे ताप्ती नदी ये इधर से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद आगे है, इसका विस्तार गुजरात के राजपीपला की पहाड़ियों से होते हुए महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी तक लगभग 900 किलोमीटर में पाया जाता है। तो इसके पूर्व में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो इसके पूर्व मैकाल और महादेव की पहाड़ी स्थित है और इसके पश्चिम में यहाँ पे राजपीपला की पहाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से इसका विस्तार यहाँ तक 900 किलोमीटर है। उसके बाद इसकी संरचना में ऊपरी गोंडवाना क्रम के चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अमरकंटक, धूपगढ़, बहमतगढ़ इत्यादि प्रमुख पर्वत चोटियाँ इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित हैं। उसके बाद आगे देखा जाए तो मैकाल पर्वत श्रेणी में मैकाल पहाड़ी पे ये धूपगढ़ स्थित है और अमरकंटक, और इसके साथ साथ बहमतगढ़ भी। तो ये प्रमुख चोटियाँ जो है इन्हीं पहाड़ी की श्रेणियों में पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखा हमने? इसका विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम तक है, ये भी उत्तर पूर्व दिशा में। और इसका निर्माण जो है ये कोडप्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है, जिसमें बलवा पत्थर और चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है और इसके समानांतर नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी बहती है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत स्थित है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का? तो ये गुजरात के राजपीपला से ये होते हुए महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी तक लगभग 900 किलोमीटर के बीच। और इसमें भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का महत्वपूर्ण भूमिका है और अमरकंटक, धूपगढ़ और बहमतगढ़ ये सब पहाड़ की चोटियाँ जो है इन्हीं पर्वत श्रेणियों में स्थित है। उसके बाद है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत की विशिष्ट व विस्तृत स्थलाकृतियों में सम्मिलित दक्कन का पठार को महाराष्ट्र पठार तथा कर्नाटक पठार, तेलंगाना रायलसीमा पठार एवं तमिलनाडु उच्च भूमि में विभाजित किया जाता है। इस पठार का अधिकांश भाग क्रिटेशियस कालीन बेसाल्टिक लावा के निक्षेप से निर्मित हुआ है, जिनके चारों तरफ लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह भाग भारत के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये नीचे वाला जो भाग है ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है ये कुछ इस प्रकार से है, इधर भी ये जाता है और ये नीचे वाला जो पठार है इसे दक्कन का पठार कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे पठार आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का पठार, इतना हो गया महाराष्ट्र का पठार। उसके बाद नीचे धारवाड़ का पठार, उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना का पठार, फिर आंध्र प्रदेश के पठार को रायलसीमा का पठार कहा जाता है। उसके बाद नीचे तमिलनाडु उच्च भूमि।
और इस पठार का भी अधिकांश भाग जो है ये क्रीटेशियस कालीन बेसाल्टिक लावा के निक्षेप से ही हुआ है। तो जिनके चारों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये लाल मिट्टी इनके चारों तरफ पाई जाती है और ये भाग शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सम्मिलित किए गए हैं। यद्यपि गोदावरी, वर्धा, भीमा, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार इत्यादि नदी बहुल क्षेत्र है। तो इन नदियों का विस्तार इस क्षेत्र में पाया जाता है। कौन कौन से? गोदावरी, वर्धा, भीमा, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार। यहाँ के प्रमुख पर्वत चोटियों में बाबा बुदान की पहाड़ी, मलनाद उच्चभूमि, अजंता, बालाघाट श्रेणी, जावदी, सेवरॉय की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। तो इन सभी को मैंने प्रीलिम्स में भी पढ़ाया है, एक एक करके मैंने इसका लोकेशन भी सबका दिखाया है। तो इसमें से जो बाबा बुदान की पहाड़ी है ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद मलनाद उच्चभूमि ये भी कर्नाटक में स्थित है। फिर अजंता जो है और बालाघाट ये महाराष्ट्र में। फिर जावदी और सेवरॉय ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हो गया दक्कन का पठार। तो इसमें कौन कौन से पठार शामिल हैं? महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना, रायलसीमा पठार एवं तमिलनाडु उच्च भूमि। इस पठार का अधिकांश भाग क्रीटेशियस कालीन बेसाल्टिक लावा के निक्षेप से हुआ है, जिनमें लाल मिट्टी का बहुलता पाया जाता है। उसके बाद ये क्षेत्र शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। इसमें गोदावरी नदी, वर्धा, भीमा, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियाँ पाई जाती हैं। और इसमें पर्वत चोटियों में बाबा बुदान की पहाड़ी, मलनाद उच्चभूमि, अजंता श्रेणी, जावदी और सेवरॉय की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। उसके बाद है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियों का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये हो गया ताप्ती नदी का मुहाना। ताप्ती नदी का मुहाना यहाँ से लेकर के ये हो गया, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट। ये आपको ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये पश्चिमी घाट। तो यहाँ से ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के इसका विस्तार जो है ये कन्याकुमारी तक पाया जाता है। यहाँ पे कन्याकुमारी है तो यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियों का विस्तार पश्चिमी सागर के समानांतर, सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये मुख्यतः ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में निमज्जन के कारण हुआ है। इसी कारण इसका पश्चिमी ढाल ज़्यादा खड़ा एवं तीव्र है। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में निमज्जन से हुआ है, अर्थात डूबने के कारण। इसी कारण इसका पश्चिमी ढाल ज़्यादा खड़ा और तीव्र है। इस प्रकार से खड़ा है, ये ढलान टाइप का नहीं है। उसके बाद आगे है पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय के वास्तविक जल विभाजक का निर्माण करती है, जिनमें अधिकांश बड़ी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ तीव्र ढाल के कारण प्रवाहित होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है तथा इस दौरान कई जलप्रपातों का निर्माण करती है, जो जल विद्युत निर्माण की दृष्टि से भारत के प्रमुख संभावित क्षेत्र में गिने जाते हैं। तो पश्चिमी घाट जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है और इसमें से बहुत सारी जो नदियां हैं ये पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इन क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ नदियां जो हैं ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और वहीं विलीन हो जाती है और यहाँ पे ये एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं ये अपने साथ सारे जो गाद होते हैं वो डायरेक्ट आके अरब सागर में गिरा देती है। उसके बाद आगे है, इस दौरान कई जलप्रपातों का भी निर्माण होता है। तो पश्चिमी घाट जो है ये खड़ी ढाल होने के कारण जब नदियाँ इधर आती हैं तो ये कुछ इस प्रकार से गिरने लगती हैं खड़ी ढाल के समानांतर। इसी कारण से यहाँ पे जलप्रपातों जैसी आकृति बनती है। एक प्रकार से ये जलप्रपात ही बनते हैं और जिसके कारण इन क्षेत्रों में जलप्रपातों के कारण विद्युत निर्माण काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। इसी कारण से ये क्षेत्र विद्युत निर्माण की दृष्टि से भारत के प्रमुख संभावित क्षेत्र में गिने जाते हैं। इसे दो उपविभागों में विभाजित करते हैं, पहला उत्तरी सह्याद्री, दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ सह्याद्री हो जाएगा।
तो आगे देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री का विस्तार तापी के मुहाने से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जहाँ की प्रमुख चोटियों में महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कलसुबाई एवं सहलर प्रमुख हैं। थाल घाट एवं भोर घाट यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग दक्कन पठार को कोंकण मैदान से जोड़ते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये तापी के मुहाने से, ताप्ती नदी इसके मुहाने से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। इसकी प्रमुख चोटियों में कौन कौन से चोटी हैं, तो महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कलसुबाई और सलहर। थालघाट और भोरघाट यहाँ पे 2 दर्रे हैं, और इन दर्रों को भी मैंने अच्छे से प्रीलिम्स में पढ़ाया था, और कहाँ कहाँ है इनका लोकेशन भी मैंने लोकेट किया था। तो यहाँ पे 2 दर्रे थालघाट और भोरघाट, जिनसे सड़क एवं रेल मार्ग दक्कन पठार को कोंकण मैदान से जोड़ती है। उसके बाद आगे है दक्षिणी सह्याद्री का। तो दक्षिणी सह्याद्री गोवा में दक्षिण पश्चिमी घाट का भाग है, जिसमें नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, पालनी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया उत्तरी सह्याद्री और यहाँ से दक्षिणी सह्याद्री। तो ये गोवा से नीचे तक ये दक्षिणी सह्याद्री का हिस्सा है, जहाँ पे आपको नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, उसके बाद इलायची, फिर अगस्तमलाई पर्वत या कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। और उत्तरी सह्याद्री में आपको हरिश्चंद्र, कलसुबाई, महाबलेश्वर तथा सलहर इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे महाराष्ट्र में 2 दर्रे भी हैं, भोरघाट और थालघाट। जो पालघाट है ये यहाँ पे है नीचे में। इसके बाद आगे है, लगभग 11 डिग्री अक्षांश के पास नीलगिरी पर्वत के समीप सह्याद्री पूर्व घाट से मिलकर एक पर्वत नोट का निर्माण करता है। तो देखिए, जब यहाँ पे पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट आके मिलती है, तो यहाँ पे एक नोट का निर्माण करती है, इसे ही नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। यहाँ की सर्व प्रमुख चोटियों में दोदा बेटा, अन्नामुड़ी, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी इत्यादि है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये दोदा बेटा है। उसके बाद इसके अलावा ये पहाड़ियाँ सागौन, रोजवुड, एबोनी, बांस इत्यादि वृक्षों से आच्छादित है। तो यहाँ पे सागौन, रोजवुड और एबोनी तथा बांस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तथा इन पहाड़ियों के ढलानों पर चाय, कहवा, सिनकोना एवं इलायची के बागान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चाय भी उगाया जाता है, कहवा भी, सिनकोना भी, इलायची भी। ऊटी, कोडाईकनाल, कुर्ग इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पे आपको पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ऊटी, कोडाईकनाल, कुर्ग, चाय के बागान, कहवा के बागान, सिनकोना, इलायची, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आगे है पूर्वी घाट। तो इधर हो गया पश्चिमी घाट और इधर भारत के पूरब में पूर्वी घाट, और ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे नोट बन जाता है, और यहाँ पे नीलगिरी पर्वत इसी क्षेत्र को कहा जाता है। इस घाट का विस्तार महानदी घाटी से आरंभ होकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक लगभग 1300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, ये महानदी घाटी से, जो कि उड़ीसा से प्रभावित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महानदी घाटी से आरंभ होकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, इस क्षेत्र तक इसका विस्तार लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई में पाया जाता है। पश्चिमी घाट की तुलना में यहाँ विभिन्न नदी घाटियों के कारण क्रमबद्ध पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती है। तो यहाँ का जो पर्वत है ये पूर्वी घाट, ये क्रम में नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से है, अर्थात कहीं है तो कहीं नहीं है तो फिर इधर नहीं है, फिर है तो यहाँ पे नहीं है, इस प्रकार से। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई व विस्तार महानदी एवं गोदावरी के बीच पाई जाती है। तो यहाँ पे हो गया आपका महानदी, ये महानदी, और यहाँ पे गोदावरी। तो इसके बीच में जो सर्वाधिक ऊंचाई और विस्तार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे है, जहाँ महेंद्रगिरी, नीलगिरी, सिंगाराजू प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये महेंद्रगिरी है। उसके बाद नीलगिरी, सिंगाराजू प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं। कृष्णा नदी घाटी एवं चेन्नई के मध्य नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा आदि प्रमुख पहाड़ियाँ स्थित है। तो नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये कृष्णा घाटी के मध्य स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे।
जबकि चेन्नई से आगे नीलगिरी तक पंचमलाई, बिलगिरी, मलयगिरी पहाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं, जिसमें मलयगिरी चंदन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ देखिए, तो चेन्नई तक आपको नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा पहाड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद चेन्नई से आगे नीलगिरी, बिलाईगिरी, उसके बाद मलयगिरी, ये आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से मलयगिरी जो है ये चंदन की लकड़ियों के लिए फेमस है, अर्थात चंदन के वृक्षों के लिए। उसके बाद आगे है मेघालय की उच्च भूमि। तो यहाँ हो गया पश्चिमी घाट और यहाँ हो गया पूर्वी घाट, और ये यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं मेघालय की उच्च भूमि। इस क्षेत्र को मेघालय की उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है। मेघालय की उच्च भूमि, इस उच्च भूमि में मेघालय पठार के गारो, खासी, जयंतिया एवं मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियों को सम्मिलित करते हैं। तो इसमें कौन कौन से पहाड़ी शामिल हैं? गारो, खासी, जयंतिया एवं मिकिर तथा रेंगमा की पहाड़ी। उसके बाद यह पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक अभिन्न अंग था, जो मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। तो मैंने मालदा गैप भी बताया था कि ये कुछ इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार इस प्रकार से फैला हुआ है, और ये इधर से जाता हुआ इधर मेघालय उच्च भूमि तक जाता है। लेकिन यहाँ पे बीच में मालदा गैप आ जाता है, मालदा दरार, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है ये दब जाता है, और ये वाला जो क्षेत्र है पठार वाला क्षेत्र ये उठा हुआ होता है और ये दबा हुआ है, और इसी गैप के कारण ये वाला जो क्षेत्र है ये अलग हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इन पहाड़ियों के खड़े कगार से टकराती है, जिस कारण चेरापूंजी, मासिनराम जैसे स्थानों पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा पहले वर्षा होती थी ये चेरापूंजी में, अब यहाँ से हटके ये मासिनराम में स्थित हो गया है, अर्थात सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ये अभी मासिनराम में होती है। तो यहाँ पे मेघालय की उच्च भूमि में जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं, कीपनुमा आकृति में। जैसे इधर हो गया गारो, खासी और जयंतिया, इन पठारों के बीच ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये यहाँ पे फंस जाती है। सॉरी, पठार में कह रही हूँ, यहाँ पे पहाड़ी हो जाएगा। तो इन पहाड़ियों के बीच ये बादल जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये फंस जाती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम में। इससे पहले चेरापूंजी में होता था, अभी मासिनराम हमको याद रखना है। उसके बाद भारत के भू आकृतिक विभाग और उनकी विशेषताएं, तो इसे देखते हैं। भारत की विशाल भूमि काफ़ी विषमताओं से भरी है। तो हमने देखा था कि भारत का जो कुल हिस्सा है उसमें से 43% भूभाग जो है ये मैदान है, 11% भाग जो है ये पर्वत है, फिर 18% भूभाग जो है ये पहाड़ी है। उसके बाद 28% जो भूभाग था ये पठार। तो यहाँ पे है भारत की विशाल भूमि काफ़ी विषमताओं से भरी हुई है। कहीं ऊंची हिम मंडित पर्वत श्रेणियाँ, कहीं समतल उपजाऊ मैदान, कहीं पठार और कहीं शुष्क मरुस्थलीय भूभाग है। यह विविधता काल के संदर्भ में निर्माण प्रक्रिया के अनुसार तथा उच्चावच के संदर्भ में दिखती है। भारतीय भूभाग को 3 प्रमुख व 3 अन्य भू आकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे वे सारे प्रश्न भी आ गए जो हमने पहले देखा है। तो इस प्रश्न के आंसर से हमें 3-4 प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं। तो जिन्होंने पहले के प्रश्नों को देख लिया उनके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ की जो भूभाग है ये काफ़ी विषमताओं से भरी हुई है। भारत का भूभाग कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो कहीं ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि हिममंडित है, तो कहीं मरुस्थलीय भूभाग है। और इसका विविधता का कारण जो है ये निर्माण प्रक्रिया के अनुसार तथा उच्चावच के संदर्भ में दिखती है। और यह भारतीय भूभाग को 3 प्रमुख और 3 अन्य भू आकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा मध्य भारत का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण भारत की उच्च भूमि और पठार। इसके बाद आगे यहाँ पे अन्य क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग जो कि थार मरुस्थल है, फिर तटीय मैदान जिसमें पूर्वी, पश्चिमी तथा गुजरात का मैदान, फिर द्वीपीय प्रदेश में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल है।
तो पहला देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है, अर्थात ये मुड़ा हुआ पर्वत है। जो इंडियन प्लेट है वो कुछ इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसा हुआ है, और यूरेशियन प्लेट ये कुछ इस प्रकार से खड़ा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण अल्पाइन भूसंचलन से हुआ है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण हिमालय का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो ये सब भी हमने पिछले प्रश्नों में देखा है। तो इसके बाद है ट्रांस हिमालय। मुख्य हिमालय के पार तीन मुख्य पर्वत श्रेणी काराकोरम, लद्दाख व जास्कर श्रेणी सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा मुख्य हिमालय। इसके पार यहाँ पे 3 श्रेणियाँ हैं, जिसमें पहला काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये जो तीनों हैं, ये लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। ट्रांस हिमालय ये मुख्य हिमालय के पार है, इसी कारण इसे ट्रांस कहा जाता है। ये ट्रांस का मतलब ही हो गया पार हिमालय। इसकी सामान्य ऊंचाई 3100 से 3500 मीटर के बीच है, और ऊंचाई पर अचानक गगनचुंबी चोटियों की अधिकता पाई जाती है। जैसे K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी गैसरब्रूम 8068 मीटर, और इसी प्रकार से अन्य कई सारी चोटियां हैं। तो यहाँ पे गगनचुंबी चोटियां पाई जाती है, जिसमें से भारत की सर्वोच्च चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह हिमालय से पहले से निर्मित है, इसी कारण इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। यह तिब्बत का पठार एवं हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के लिए जल विभाजक का काम करती है। बाल्टोरो तथा सियाचिन इस क्षेत्र की प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो कुछ नदियां जो हैं इसके इधर से ही ये तिब्बत में बहती है, तथा कुछ नदियां यहीं से भारत की ओर प्रवाहित होती है, और ये बीच में है, तो इसी कारण इसे जल विभाजक क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं, जिसमें बाल्टोरो और सियाचिन है। उसके बाद मुख्य हिमालय, इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची व सबसे युवा वलित पर्वत है ये उच्चावच, और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। हिमखंडित शिखर, जटिल भूवैज्ञानिक संरचना एवं सघन वन, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे युवा वलित पर्वत है, हिमखंडित है, जटिल भूवैज्ञानिक संरचना है इसकी, और यहाँ पे सघन वन भी पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई में 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसे 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन सा। पहला है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और एक शिवालिक। तो पहले देखते हैं महान हिमालय। इसका अन्य नाम मुख्य हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो हिमालय की उत्तरतम श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, 6000 मीटर से अधिक है, और इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। इसकी संरचना में रवेदार अर्थात अवसादी व रूपांतरित सेल का योगदान है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट आदि चट्टानों की प्रमुखता है। यह असममित पर्वत श्रेणी है, अर्थात ये लगातार नहीं है, जिसकी ढाल उत्तर में मंद एवं दक्षिण में तीव्र है। तो इसके उत्तर का जो ढाल है ये मंद है, अर्थात इस प्रकार से है, और दक्षिण में एकदम खड़ी ढाल जैसा, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हिमाद्री पर अनेक हिमानियाँ पाई जाती हैं, अर्थात ग्लेशियर पाए जाते हैं, या जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, मिलाम, पिंडारी इत्यादि। तो इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, और इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अवसादी तथा रूपांतरित दोनों ही पाई जाती हैं। इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट का प्रमुखता है। इसकी पर्वत श्रेणी जो है ये असममित है, जिसमें उत्तरी ढाल मंद है और दक्षिणी ढाल ये जो है तीव्र है। हिमाद्री पर अनेक हिमानियाँ पाई जाती है, जैसे गंगोत्री, केदारनाथ, मिलाम, पिंडारी इत्यादि। उसके बाद है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी इसे कहा जाता है। तो इस हिमालय के अंतर्गत पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी,
उसके बाद धौलाधार श्रेणी एवं नेपाल में महाभारत श्रेणी आती है। तो पश्चिम में हो गया पहले पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद महाभारत। जब नेपाल पहुंचेंगे तो महाभारत श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर से लगभग 4000 मीटर के आसपास है। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं 5000 मीटर से अधिक भी है। इस श्रेणी की भी उत्तरी ढाल मंद है एवं वनों से ढकी हुई है, जबकि दक्षिणी ढाल तीव्र व नग्न है। हिमाद्री तथा मध्य हिमालय के बीच चौड़ी अभिन्नत घाटी है, जैसे कश्मीर की घाटी, काठमांडू की घाटी इत्यादि। कश्मीर की घाटी में करेवा निक्षेप पाया जाता है, जो हिमौड़ व अन्य हिमनद निक्षेपों से निर्मित है। तो लघु हिमालय, इसका अन्य नाम मध्य हिमालय भी है और हिमाचल हिमालय भी है। तो इसका जो विस्तार है, इसके अंतर्गत पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है, उसके बाद धौलाधार श्रेणी, फिर नेपाल में महाभारत श्रेणी आती है। और औसत ऊंचाई 4000 से 5000 के बीच है, 5000 मीटर के बीच। और इसकी भी जो उत्तरी ढाल है ये मंद है और वनों से ढकी हुई है, और दक्षिणी ढाल तीव्र है और नग्न है। हिमाद्री तथा मध्य हिमालय के बीच चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी इत्यादि हैं। और कश्मीर की घाटी में करेवा निक्षेप पाया जाता है। यहाँ पे केसर की खेती बहुत ही ईजी तरीके से हो जाती है। इस श्रेणी पर सभी प्रमुख पर्वतीय नगर धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग स्थित है। तो यहीं पे इसी श्रेणी में धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल ये सभी पर्वतीय नगर जो हैं शामिल हैं। उसके बाद अगला है शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय। तो शिवालिक का दूसरा नाम बाह्य हिमालय भी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1200 मीटर तक है। यहाँ पे आप 1200 भी लिख लीजिएगा, 1200 मीटर। और यह लगातार नहीं पाई जाती है। तो ये लगातार नहीं पाई जाती, जैसे कि पूर्वी घाट हमने देखा ये भी लगातार नहीं पाई जाती थी। इसी प्रकार से शिवालिक हिमालय भी जो है ये लगातार नहीं है। इसका निर्माण टर्सरी काल में मुख्य हिमालय से प्राप्त अवसादों के कारण हुआ है। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच समतल संरचनात्मक घाटी स्थित है, जिसका स्थानीय नाम दून है, जैसे कि देहरादून हो गया। यह सघन वनों से ढका हुआ है। यह पर्वत श्रेणी जलोढ़ अवसादों से बनी है। इसकी सेली हो जाएगा, सेलें ठोस नहीं है, अतः यह श्रेणी भूस्खलन, भूकंप तथा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो यहाँ की जो चट्टानें हैं ये ठोस नहीं है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी कारण से यह श्रेणी भूस्खलन, भूकंप तथा मृदा अपरदन से सर्वाधिक वंचित रहता है, वंचित नहीं प्रभावित रहता है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो गई? तो ये 600 से या 1200 कह सकते हैं। और ये लगातार नहीं पाई जाती। इसका निर्माण जो है ये टर्सरी काल में मुख्य हिमालय से प्राप्त अवसादों से हुआ है। और मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच समतल संरचनात्मक घाटी है, जिसका स्थानीय नाम दून हो गया। और ये वनों से ढका हुआ है, ये भी सघन वन। और यह पर्वत श्रेणी जलोढ़ अवसादों से बनी है। और इसकी सैलिड ठोस नहीं होने के कारण यह क्षेत्र जो है ये भूस्खलन, भूकंप तथा मृदा अपरदन से प्रभावित रहता है। उसके बाद आगे है हिमालय को अनुप्रस्थ भागों में 4 प्रदेशों में बांटा गया है। तो पहला जो पार्ट है ये है पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर तक। फिर कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर। इस भाग में उत्तरांचल अवस्थित दूमन घाटी, फूलों की घाटी प्रमुख है। फिर है नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर। फिर आगे है असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए ये तो हमने पढ़ लिया था हिमालय इस प्रकार से। अब अनुप्रस्थ भाग ये कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से इन्हें बांटा गया है। तो इन्हें 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया यहाँ पे पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो ये सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला क्षेत्र, उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच ये हो गया कुमाऊं हिमालय। फिर यहाँ पे काली और तीस्ता नदी के बीच ये नेपाल हिमालय, उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच यहाँ पे असम हिमालय। इसमें भी सबसे ज़्यादा विस्तार जो है ये नेपाल हिमालय का है, ये 800 किलोमीटर। उसके बाद असम हिमालय का ये 720। और एक बात, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग भी कहा जाता है, दिहांग। तो आप यहाँ दिहांग और तीस्ता के बीच भी यहाँ पे कह सकते हैं कि असम हिमालय स्थित है। ये 720 किलोमीटर
इसका विस्तार है। उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, फिर पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। अब हम देखेंगे पूर्वांचल। तो पूर्वांचल तो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है ये हो गया हमारा भारत। तो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, इसे ही पूर्वांचल कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की श्रेणी वस्तुतः डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी नाम से जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल के अंतर्गत जो भी पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ही आती है, उनमें से डाफला, मिरी, अबीर और मिसमी के नाम से जानी जाती है, जो अत्यधिक जटिल स्थलाकृति का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बाद यह श्रेणी पटकोईबूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी तथा मिजो पहाड़ी के नाम से उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो पटकोईबूम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया, उसके बाद नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर पहाड़ी तथा उसके बाद नीचे मिजो पहाड़ी। तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में फैली हुई है। गारो, खासी, जयंतिया और करबी आंगलोंग, जिसे मिकिर भी कहा जाता है, तो ये पहाड़ियाँ जो हैं ये प्राचीन चट्टानों से बनी हुई है। तो हमने देखा कि गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर तथा रेंगमा ये पहाड़ियाँ जो थी ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा थी, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार की। तो इसी कारण ये प्राचीन चट्टानों से बनी हुई है। संरचनात्मक दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन्हें मेघालय पठार भी कहा जाता है या फिर मेघालय का पठार। इसके बाद आगे है मध्य भारत का विशाल मैदान। तो इसे भी हमने पिछले प्रश्न में देखा है। मध्य भारत का मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। यह संसार के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। यह भारत के पश्चिम में सतलज नदी के किनारे से पूर्व में गंगा के डेल्टा तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण इसकी चौड़ाई अलग अलग है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई जो है ये अलग अलग है। यह असम में 90 से 100 किलोमीटर के बीच है। राजमहल के पास 160 किलोमीटर तथा इलाहाबाद के पास इसकी जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है, ये है 280 होगा यहाँ पे। तो 280 किलोमीटर चौड़ा है। इलाहाबाद के पास सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई है, असम में सबसे कम 90 से 100 किलोमीटर के बीच। उसके बाद इस मैदान की ढाल मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर है तथा ढाल काफ़ी मंद है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है और काफ़ी ज़्यादा ढाल जो है ये मंद है। उसके बाद संरचनात्मक समानता के बावजूद इस विशाल मैदान को उच्चावच तथा बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग जो है इसका भाबर, फिर तराई, बांगर और खादर। तो मध्य भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो ये अवसादों के द्वारा हुआ है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदी अर्थात हिमालय की जितनी भी नदी हैं उनके द्वारा तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा भी लाए गए अवसादों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह संसार के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है और पश्चिम में सतलज नदी के किनारे, पूर्व में गंगा के डेल्टा तक इसकी जो लंबाई है ये 2400 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई अलग अलग है, और जिसमें से असम में 90 से 100 किलोमीटर, राजमहल में 160 और इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर। और इसका जो ढाल है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी काफ़ी मंद है और इसको भी संरचनात्मक दृष्टि के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भाबर, दूसरा तराई, फिर तीसरा बांगर और चौथा खादर। तो इन्हें भी देखते हैं हम एक एक करके। तो पहला है भाबर। भाबर शिवालिक श्रेणी की पदस्थली क्षेत्र है, अर्थात जो शिवालिक श्रेणी है उसके नीचे वाला क्षेत्र। पद अर्थात पैर और स्थल मतलब स्थलिक अर्थात स्थल। तो शिवालिक के नीचे जहाँ नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी का निक्षेप है। इस क्षेत्र में जलधाराएं विलुप्त हो जाती है। यह सिंधु नदी से तीस्ता तक लगातार है। इसी क्षेत्र को असम में द्वार भी कहा जाता है। तो देखिए ये शिवालिक के एकदम ही नीचे स्थित है और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जो कि इन्हीं हिमालय के क्षेत्रों से बहाकर लाए गए हैं नदियों के द्वारा। तो इन क्षेत्रों में इन चट्टानों के कारण ये जो चट्टानें हैं यहाँ पे इसमें टूट फूट के ये इस क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा कंकरीली बना ली है, जिसके कारण यहाँ पे जब नदियाँ गुजरती है तो ये क्षेत्र अपने आप में नदी को छुपा लेती है। जब यहाँ पे मान लीजिए ये
कुछ इस प्रकार से पत्थर है। और जब नदियाँ आएंगी तो इसके ऊपर से तो नहीं बहेंगी, इसके अंदर से ही बहेंगी। ये कहीं ना कहीं इसमें जगह होगा ही आपस में अंदर जाने का, तो जिसके कारण ये अंदर चली जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में, भाबर के क्षेत्र में, नदियाँ विलुप्त होती हुई दिखाई देती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी का निक्षेप है और इस क्षेत्र में जलधाराएं विलुप्त हो जाती है। और यह सिंधु नदी से तीस्ता तक लगातार है। इस क्षेत्र को असम में द्वार कहते हैं। फिर है तराई। तो तराई वह क्षेत्र है जहाँ जलधाराएं पुनः दृष्टिगत होती हैं और यह अत्यधिक नमी का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ऊंची घास, सघन वन तथा वन्य प्राणी की अधिकता होती है। तो देखिए, अब इसके बाद जब ये पत्थर वाला क्षेत्र खत्म हो जाता है, उसके बाद नदियाँ वापस से दिखाई देने लगती है। लेकिन जो ये क्षेत्र होता है, तराई का क्षेत्र, ये काफ़ी ज़्यादा दलदली टाइप का होता है, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक नमी होता है और यहाँ पे ऊंची ऊंची घास, सघन वन तथा वन्य प्राणी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर है भांगर। तो यहाँ पे पुरानी हो जाएगा। पुराने जलौढ़ मिट्टी से निर्मित उच्च मैदान है जो तराई क्षेत्र के बाद पाए जाते हैं। तो तराई के बाद जो क्षेत्र है ये भांगर ही पाया जाता है, जहाँ पे पुरानी जलौढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। इसकी अधिकता पंजाब के उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे अधिकता हो जाएगा, तो अधिकता पंजाब के उत्तर प्रदेश में है। सॉरी, पंजाब के नहीं होगा, यहाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। इस क्षेत्र में सामान्यतः कैल्शियम ग्रंथि की भरमार होती है। यह मृदा अपरदन से ग्रसित हो क्षेत्र है। तो भांगर जो है, ये भांगर क्षेत्र, ये पुरानी जलौढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है और इसका विस्तार भारत में पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसमें कैल्शियम ग्रंथि की भरमार पाई जाती है और यह मृदा अपरदन क्षेत्र है। फिर है खादर। तो नदियों द्वारा लाए गए प्रत्येक वर्ष के अवसाद से निर्मित नवीन जलौढ़ मैदान है। खादर क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में पाया जाता है। यह अपेक्षाकृत उपजाऊ होने के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी होता है। तो खादर जो है ये नवीन जलौढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर नदियाँ जो है ये प्रत्येक वर्ष अपने अवसाद जमा करती हैं, जिस कारण से यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। परंतु इसके साथ साथ यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी होता है। और भारत में इस प्रकार के क्षेत्र कहाँ है? खादर क्षेत्र। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में और बंगाल में। उपरोक्त 4 भागों के अतिरिक्त डेल्टा क्षेत्र भी मैदान का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। तो इनके अलावा और एक क्षेत्र है जो कि डेल्टा का क्षेत्र है और विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बना जाता है। और इसका नाम डेल्टा क्यों पड़ा है? जब ये नदियाँ अपने अवसादों को लाती है अपने मुहाने पे, तो ये कुछ डेल्टा, मैथ का जो डेल्टा चिन्ह होता है उसके जैसा आकृति का निर्माण करती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम डेल्टा पड़ता है। और ये यहाँ की जो मिट्टी होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा दलदली होती है और इन क्षेत्रों में मध्यम साइज के वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे काफ़ी अच्छे नाव बनाए जाते हैं। इसके बाद आगे है प्रायद्वीपीय पठार। तो हमने अभी भी प्रायद्वीपीय पठार से ही स्टार्ट किया था, तो इसे बस हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में अवस्थित त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार संसार के प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। इसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। वृहद रूप से इसे 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो हमने जिस मैदान के बारे में अभी पढ़ा, तो उसके दक्षिण में यह एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है कुछ इस प्रकार से, और इसका आधार जो है ये उत्तर में है और शीर्ष जो है ये दक्षिण में है, अर्थात नीचे की ओर। और ये संसार का सबसे प्राचीनतम भूखंड क्यों है? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है ये गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा दक्षिणी पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि हमने इसे भी देख लिया, सिर्फ हम इसे पढ़ेंगे। पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर पूर्व में विंध्य के कगार की से सीमांकित पहाड़ी प्रदेश की चौड़ी पट्टी को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी इसकी सीमा है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मध्यवर्ती उच्च भूमि का? तो ये पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर के पूर्व में
विंध्य का कगार अर्थात विंध्य का जो आखिरी क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत का, वहाँ तक स्थित है। तो इसी क्षेत्र को, इस बीच वाले क्षेत्र को ही मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। तो दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी इसकी सीमा है। यहाँ पे दक्षिण में नर्मदा नदी। इस उच्च भूमि का विस्तार मध्य प्रदेश के आधे, राजस्थान के 1/3 तथा उत्तर प्रदेश के चौड़े भाग, 1/4 भाग होगा, यहाँ पे 1/4 भाग में है। पूरा प्रदेश वनाच्छादित है और इसमें अधिकतर गोंड, उरांव, संथाल व भील जनजातियां रहती है। इस भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड की उच्च भूमि, मालवा का पठार, विंध्य की कगारी भूमि, विंध्य श्रेणी और नर्मदा घाटी है। इनमें से प्रथम 4 उत्तरी उच्च भूमि एवं अंतिम 4 दक्षिणी उच्च भूमि के भाग हैं। तो इसमें से जो 4 है, पहले अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मध्य भारत का पठार एवं बुंदेलखंड की उच्च भूमि, ये हो गया उत्तरी उच्च भूमि। और दक्षिणी में जो है ये मालवा का पठार, विंध्यन की कगारी भूमि, विंध्य श्रेणी और नर्मदा घाटी स्थित है। उसके बाद है दक्षिण पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो यह भूभाग उत्तर में सतपुड़ा से कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इसका पूर्वी से पश्चिमी विस्तार राजमहल की पहाड़ी से सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट के मध्य 1400 किलोमीटर की दूरी में है। दक्षिण में पठार की ऊंचाई ये 1000 मीटर से अधिक है, लेकिन उत्तर में इसकी ऊंचाई 500 मीटर ही है। इसकी 4 भू आकृतिक उप इकाइयाँ हैं। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा दक्कन का पठार, तीसरा पूर्वी घाट और चौथा पूर्वी पठार। तो ये सब भी हमने देखा है, तो इसे भी हम सिर्फ पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री पर्वत। तो उत्तरी भाग में पश्चिमी घाट का निर्माण लावा से हुआ है। इसमें थाल घाट व भोर घाट नामक 2 प्रमुख दर्रे हैं। मध्य भाग में सह्याद्री तट के निकट आ जाते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के उद्गम स्थान सह्याद्री के इसी भाग में है। पाल घाट के दक्षिण में सह्याद्री को दक्षिणी पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ पे को हो जाएगा। तो पाल घाट के दक्षिण में सह्याद्री को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी पहाड़ियाँ कहा जाता है। इस भाग में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई जो है ये 2696 मीटर है, अवस्थित है, जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची या फिर कार्डेमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ एवं उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। फिर आगे है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसके उत्तरी भाग में सतपुड़ा श्रेणी तथा महाराष्ट्र का पठार है। सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व में विस्तृत है। मध्यवर्ती भाग में इसे महादेव की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी भाग में मैकाल की श्रेणी कहते हैं। महाराष्ट्र का पठार लावा निर्मित है। तो ये सब मैंने बताया कि महाराष्ट्र का जो पठार है और ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार ही जो है ये लावा से निर्मित है। दक्कन के पठार के दक्षिण में आंध्र और कर्नाटक के पठार हैं, जो अत्यंत पुरातन निस चट्टानों से निर्मित है। पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, महानदी की द्रोणी तथा दंडकारण्य है। बघेलखंड का पठार महानदी के उत्तर में स्थित है और सोन व उसकी सहायक नदियाँ इस पठार का जल बहाकर ले जाती हैं। छोटा नागपुर का पठार ग्रेनाइट व निस चट्टानों से बना हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट और नीस, और इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। बघेलखंड का पठार जो है ये महानदी के उत्तर में स्थित है और इसकी इसमें सोन और उसकी सहायक नदियाँ इस पठार का जल बहाकर ले जाती है। यह प्राचीन अवधित धरातल है। इस पठार की 3 पहाड़ी दलमा, पोरहाट व राजमहल लावा निर्मित है। ये छोटा नागपुर की पठारी की बात की जा रही है। तो छोटा नागपुर के पठार का 3 पहाड़ी दलमा, पोरहाट और राजमहल ये लावा द्वारा निर्मित है। महानदी द्रोणी का निर्माण महानदी व उसके सहायक नदियों के अपवाहन से हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ द्रोणी भी कहते हैं। दंडकारण्य पठार महानदी द्रोणी के दक्षिण में विरल जनसंख्या और उबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाला प्रदेश है। अब आगे है पूर्वी घाट।
तो पूर्वी घाट यह पश्चिमी घाट के समानांतर लगातार नहीं है। उड़ीसा में यह महेंद्रगिरी कहलाता है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी महेंद्रगिरी ही है। यह सोडाइट तथा चारकोनाइट नीस का बना हुआ है। दक्षिण की ओर जवादी और सेवराई की निचली पहाड़ियाँ हैं और ये जवादी और सेवराई कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी पोटे एवं देसिक पहाड़ियों का मिलन स्थल है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा जिसकी जो ऊंचाई है ये 2637 मीटर है और इसी उदगमंडल अर्थात ओटी भी कहा जाता है। तो ये यहीं पे स्थित है, उदगमंडल या फिर ओटी। अन्य भू आकृतिक भाग जो ये है मरुस्थलीय भाग जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित राजस्थान के शुष्क मैदान कम वर्षा के कारण शुष्क हो गए हैं। शुष्क प्रदेश भारत के विशाल मैदान का ही विस्तार है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र के दो प्रादेशिक ढाल हैं, एक पश्चिम की ओर तथा दूसरा दक्षिण की ओर। यह उड़ते बालू और कम वर्षा का क्षेत्र है। इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम बलुआ और अधिक आर्द्र है अर्थात नमी वाला क्षेत्र है। इसमें अस्टेपी वनस्पति पाई जाती है। अधिकतम भाग में भूजल खारा है, अनेक खारी झीलें भी स्थित है यहाँ पे। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, थार मरुस्थल, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के अरावली पर्वत के पश्चिम साइड में और पाकिस्तान में इस वाले क्षेत्र में थार मरुस्थल का विस्तार है। तो यहाँ पे वर्षा इतनी कम होती है कि ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा शुष्क हो गया है। और इस मरुस्थल के दो ढाल हैं जिसमें एक पश्चिम की ओर और है और दूसरा दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर। और इसके पूर्व में थोड़ा आर्द्र वाला क्षेत्र है अर्थात नमी वाला क्षेत्र और यहाँ पे कम बालू पाया जाता है और इसमें अस्टेपी वनस्पति पाई जाती है। और इसका जो अधिकतर भूजल है ये खारा है। आपने पढ़ा भी होगा सांभर झील, इसमें बहुत ही ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है। तो यहाँ पे अनेक खारी झीलें भी हैं। संपूर्ण प्रदेश बालू के स्थानांतरित टीलों से भरा हुआ है। अरावली श्रेणी के पाद एवं पश्चिमी पर्वतस्थलों के बीच की पट्टी में बालू के टिब्बों की संख्या कम है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियों के द्वारा उपजाऊ भूमि का भी निर्माण हुआ है जो रोही कहलाते हैं। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे मरुस्थल के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा टीले हैं। आप टीले समझते होंगे, आपने देखा भी होगा, इस प्रकार से होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। और यहाँ पे अरावली के पाद, यहाँ पे अरावली के नीचे ही अरावली के पैरों के पास ही तथा पश्चिम में मरुस्थल के बीच में जो ये टिब्बे हैं ये कम पाए जाते हैं पश्चिम में। और यहाँ पे अरावली के नीचे, पाद का मतलब हो गया पैर। तो इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियों के द्वारा उपजाऊ भूमि का निर्माण हुआ है जो रोही कहलाते हैं। उसके बाद आगे है तटीय मैदान। संपूर्ण तटीय मैदान को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान और तीसरा गुजरात का मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से कई दृष्टिकोण से अलग है। तो कैसे अलग है? पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान शुष्क और चौड़ा है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये कम चौड़ा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और काफ़ी ज़्यादा शुष्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी तटीय मैदान। तो ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और पश्चिमी तटीय क्षेत्र चौड़ा नहीं है। पूर्वी तट पर कई डेल्टा है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टा और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा, परंतु ये तटीय मैदान में नहीं शामिल होते हैं। इसी कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा को यहाँ पर लिखा गया है। पश्चिमी तट डेल्टा विहीन है। तो पूर्वी तट जो है ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और पश्चिमी तट में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। पश्चिमी तट लगभग सीधा है जबकि पूर्वी तट वक्राकार है।
पश्चिमी तट पर पर्याप्त वर्षा होती है तथा यहाँ बालू के टिब्बे नहीं हैं, जबकि पूर्वी तट पर वर्षा की कमी रहती है एवं स्थानांतरित बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये इस प्रकार से आती है और सबसे पहले पश्चिमी घाट से ही टकराती है। तो इसी कारण इन क्षेत्रों में जो पश्चिमी तट है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि अपेक्षाकृत पूर्वी तट में काफ़ी कम वर्षा होती है। यहाँ पे लौटते मानसून से वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय मैदान कन्याकुमारी एवं सूरत के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है तथा इसकी तटीय चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर के बीच है। पश्चिमी तटीय मैदान की जो लंबाई है कितनी है, ये लगभग 1500 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है। तटीय मैदान महाराष्ट्र में कोंकण का मैदान, कर्नाटक में कन्नड़ मैदान एवं केरल में मालाबार का मैदान कहलाते हैं। तो पहले तो गुजरात में काठियावाड़ का मैदान, फिर महाराष्ट्र में कोंकण का मैदान, उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़ का मैदान, उसके बाद नीचे यहाँ पे मालाबार का मैदान। इसी प्रकार से जो पूर्वी तट है, पहले यहाँ पे उड़ीसा के पास उत्कल मैदान, उसके बाद उत्तरी सरकार का मैदान, उसके बाद नीचे कोरोमंडल। फिर आगे है पूर्वी तट की चौड़ाई 100 से 130 किलोमीटर के बीच है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पूर्वी पायन घाट कोरोमंडल कहलाता है। यह गोदावरी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा या फिर ओडिशा। ओडिशा तटीय क्षेत्र उत्कल का मैदान कहलाता है। पूर्वी तट पर 2 विशाल लैगून है, जिसमें पहला है पुलिगट और दूसरा है चिल्का। फिर आगे है गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान इसके अंतर्गत काठियावाड़ प्रायद्वीपीय तथा कच्छ प्रायद्वीप को शामिल किया जाता है। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये गुजरात है, कुछ इसी प्रकार से स्थित है। तो ये नीचे वाला जो है ये हो गया काठियावाड़ का प्रायद्वीप और ये ऊपर वाला ये कच्छ का प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप ये किसे कहा जाता है, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। तो ये तीनों ओर से इधर से भी जल से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे कच्छ का प्रायद्वीप और ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप, क्योंकि ये भी तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो इसके अंतर्गत काठियावाड़ प्रायद्वीप तथा कच्छ प्रायद्वीप को शामिल किया जाता है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में ज्वालामुखी पहाड़ियाँ हैं तथा तटीय भाग मैदानी है। कच्छ प्रायद्वीप लवणीय मैदान है जो वर्षा ऋतु में पानी में डूब जाते हैं तथा शेष अवधि में सूखे रहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये जलमग्न रहता है, कच्छ का प्रायद्वीप, और इसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा नमक पाया जाता है, क्योंकि ये जो समुद्र का पानी है यहाँ पे इस क्षेत्र को डुबा के ही रखता है और वर्षा ऋतु में ये और भी ज़्यादा डूब जाता है, बाकी शेष अवधि में ये सूखा रहता है। तो वर्षा ऋतु के समय तो ये क्षेत्र खुद ही जल में डूबा हुआ रहता है और उसके बाद शीत ऋतु के समय ये समुद्र के जल के द्वारा भी जलमग्न रहता है। बाकी गर्मी के समय अर्थात ग्रीष्म ऋतु के समय ये क्षेत्र सूखा रहता है। द्वीपीय प्रदेश भारत के द्वीपीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में पाए जाते हैं। तो हमने देखा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अंडमान एवं निकोबार, और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो भारत के द्वीपीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में पाए जाते हैं। दोनों क्षेत्र के द्वीपों की संरचना अलग अलग है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समुद्री पर्वतों के पानी से बाहर निकली चोटियां हैं, जबकि अरब सागर के द्वीप पूर्णतया मूंगे के निक्षेपों से बने हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो द्वीप पाए जाते हैं इनकी संरचना काफ़ी अलग है। क्यों? तो क्योंकि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं ये समुद्र के अंदर पर्वतों के उठने से ही हुआ है। मान लीजिए ये समुद्र है तो यहाँ पे पर्वत की चोटियाँ ही ये कुछ इस प्रकार से उठी हुई हैं, जिसके कारण ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। जबकि अरब सागर में जो द्वीप स्थित है वो मूंगे के निक्षेप से है, अर्थात परवाल, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये एक ही पास जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ये कठोर संरचना का निर्माण करते हैं
और ये धीरे धीरे एक द्वीप का निर्माण करते हैं। तो अरब सागर के द्वीप पूर्णतया मूंगे के निक्षेपों से बना हुआ है, अर्थात परवाल भित्तियों से। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अपेक्षाकृत बहुत बड़े एवं आवास योग्य हैं। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं ये बड़े बड़े हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अंडमान निकोबार बहुत ही बड़ा है, जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसमें जो द्वीपों की आकार है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों का आकार बहुत ही बड़ा है अपेक्षाकृत, मतलब इसकी तुलना में। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं, जिसमें बड़ा अंडमान, उत्तरी अंडमान, बड़ा अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान द्वीपों का समूह है। दक्षिणी अंडमान में सबसे ऊंची पहाड़ी ही स्थित है, जिसका नाम माउंट हैरियट है। पोर्ट ब्लेयर भी इसी द्वीप पर स्थित है। निकोबार में 19 द्वीप हैं, जिसका सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार तटीय प्रवाल भित्ति से घिरा हुआ है। बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी है जो यहीं पे स्थित है। तो अंडमान एवं निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है, जिसमें कौन कौन से द्वीप हैं? तो बड़ा अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में सबसे ऊंची पहाड़ी स्थित है, जिसका नाम है माउंट हैरियट। और पोर्ट ब्लेयर भी दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। इसका नाम अभी बदल करके श्री विजयपुरम रखा गया है। श्री विजयपुरम अभी हाल ही में बदला गया है। और पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप पर स्थित है, अर्थात पोर्ट ब्लेयर का ही नाम श्री विजयपुरम करा गया है। और निकोबार में 19 द्वीप है, जिसका सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है, जो कि परवाल भित्ति से घिरा हुआ है। और बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी है, जो कि यहीं पे स्थित है। अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह का नाम लक्षद्वीप है। इनमें 11 द्वीप अपेक्षाकृत बड़े हैं। लगभग सभी द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है, अर्थात मूंगे से। सभी द्वीपों के चारों ओर तटीय प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में हो गया लक्षद्वीप द्वीप समूह। और इसमें से भी जो 11 द्वीप हैं ये अपेक्षाकृत बड़े हैं, बाकी द्वीपों से ये बड़े हैं। और लगभग सभी द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है प्रवालों से ही उत्पत्ति हुई है इसकी। और सभी द्वीपों के चारों ओर तटीय प्रवाल भित्तियाँ स्थित हैं। तो ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। और इसकी PDF के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277।